हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अपने लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, और आज के क्लास में हम जेईई और नीट के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे एक वेसल है और बीच में है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दोनों सोल्यूशन को, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो साइड में है, दोनों सोल्यूशन बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये है हमारा FeCl3 सोल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। ओके, दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है KOH सोल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 m। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है FeCl3 और यहाँ पे है KOH, ये दोनों जब अपने बीच रिएक्ट करते हैं वो देते हैं FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर देता है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, इन विच पोर्शन रेड ब्राउन कलर विल बी फॉर्म। तो ये पूछ रहा है कि कौन से पोर्शन में ये रेड ब्राउन कलर फॉर्मेशन होगा। ओके, एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं साइड 1, इसको दे देते हैं नंबरिंग साइड 2। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, देखो ये है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बीच में है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, it is the membrane which allows only the solvent molecules to pass through it but not the solute molecules। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देके क्रॉस कर सकता है, बट जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल से वो क्रॉस नहीं करता। ओके, क्यों, ड्यू टू इट्स पोर साइज, जो पोर साइज होता है वो बहुत ही छोटा रहता है। ओके, नेक्स्ट FeCl3 सोल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड है वो हमारा सॉल्यूट है और वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट। नेक्स्ट यहाँ पे KOH सोल्यूशन दिया है, मतलब यहाँ पे KOH जो है वो हमारा सॉल्यूट है और हम यहाँ पे सॉल्वेंट लिए है वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा जहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर फॉर्मेशन होगा, वो कब रिएक्शन होगा, कब फॉर्मेशन होगा, जब हमारा FeCl3 और KOH पास आएंगे, अपने बीच रिएक्शन करेंगे, तभी जाके ये कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जब पास में आएंगे तभी रिएक्शन होगा। तो पास में कैसे आएंगे वो, क्या वो पास आ सकते हैं, FeCl3 वो भी एक सॉल्यूट है, KOH वो भी एक सॉल्यूट है, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि दोनों सॉल्यूट है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से पास कर सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, इसका मतलब ये दोनों जो सॉल्यूट है वो कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उनके बीच रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो रेड ब्राउन कलर फॉर्मेशन भी आया समझ में। चलो, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन। इसका आंसर है देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके, आया समझ में। चलो लिख लो इसको। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। When two liquids are present in a solution in equal proportion, then ये पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन को देख के ये पता चल रहा है कि हमने दो लिक्विड लिया है सोल्यूशन में, इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है, मतलब ये 50% लिया है फर्स्ट सॉल्वेंट, फर्स्ट लिक्विड, और सेकेंड लिक्विड भी 50% लिया है। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, इन जनरल हम सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, ग्रेटर मतलब लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, हम उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉलर प्रोपोर्शन यानी कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट दोनों के केस में सेम है, तो अभी के लिए हम कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। यहाँ पे ये चीज़ काम आता है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा। हो सकता है कि डिफरेंस कम रहे, कम डिफरेंस ज़्यादा रहे, बट बॉइलिंग पॉइंट डिफर तो
पता ही है। ओके, तो उनमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है वही हमारा सॉल्वेंट होता है। ओके, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हमारा सॉल्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है? देन लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट इज सॉल्वेंट, ये तो नहीं होगा। लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज द सॉल्वेंट, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 4 कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है। ये चारों कंपाउंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट देके लिखा जाता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और उसके बाहर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो ये चारों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है ये पूछना है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा? सोचो। हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं उसके बाद फाइनली जितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर ही सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा डिपेंड करता है। ओके, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन से कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो रिलीज हो रहा है अपने सॉल्यूशन में। तो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है COH2O5 Cl2.H2O, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कंपाउंड जब हम सॉल्यूशन के अंदर जाएगा वो क्या करेगा? देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एक आयन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितना तो एटम है या जितना भी ग्रुप है वो अपने अलग अलग आयन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे COH2O5Cl हो गया, ये टोटल हमारा एक आयन देगा, प्लस बाहर है Cl2 मतलब 2 क्लोरीन एटम है तो वो 2 क्लोराइड आयन देगा। ओके, 1 + 2 कितना हुआ? 3 डॉट H2 है। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे ये सब कंपाउंड का कैसे बनाएंगे? उसको वाटर में डिसॉल्व करके बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल के टुवर्ड्स कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर है और यहाँ पे भी वाटर ही है। ओके, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है देखना है और बाहर कितना नंबर ऑफ एटम और ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। फाइनली कितना हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ। ओके, नेक्स्ट COH2O6 Cl3, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हमारा एक आयन हुआ, बाहर 3 क्लोरीन एटम है जो हमें देगा 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो 1 + 3 ये टोटल हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट COH2O4 Cl2.Cl.2H2O, .2H2O का कुछ काम नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट एक आयन देगा, बाहर 1 क्लोरीन एटम है तो टोटल हो गया 1 + 1 that is equal to 2। ओके, नेक्स्ट COH2O3 Cl3.3H2O, ये 3H2O का कुछ काम नहीं है, पार्टिकल के नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और बाहर और कुछ एटम या ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं है। जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो फर्दर क्या डिसोसिएट नहीं होता, वो एक ही यूनिट रहता है। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल है दैट विल बी 1। ओके, आए समझ में? अभी देखो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा किस में है? ज़्यादा है यहाँ पे नंबर जिसका है 4। ओके, लेस किस में है? मिनिमम किस में है? जहाँ पे है 1।
हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही हमारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा रहेगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा रहेगा। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहाँ रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा कहाँ पे है, ये है हमारा नंबर 4, वो ज़्यादा है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर हमें पूछता कहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो मिनिमम है, तो हम क्या करते, कहाँ पे लाते, 1 पे लाते। ठीक है, अभी मैक्सिमम पूछा है इसलिए ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आया समझ में, चलो लिख लो। हो गया, निकालते हैं। Next question, which has maximum boiling point? Which has maximum boiling point? Option A 1% NaOH. Option B 1% urea. Option C 1% Na2HO4. Option D all have equal boiling point। ठीक है, तो ये क्या पूछा है यहाँ पे, 3 ठो कंपाउंड दिया है, 1% NaOH, 1% यूरिया, 1% Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम ले रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स है। अच्छा, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, वो होता है आई के बी इंटू एम। आई क्या है, वेक्टर फैक्टर, क्योंकि ये NaOH और Na2SO4 ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो वेक्टर फैक्टर का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। केबी क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और एम जो है वो है हमारा मोलालिटी। सारा चीज पढ़े हुए हैं। देखो यहाँ पे हमें डेल्टा टीबी को कंपेयर करना है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डेल्टा टीबी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केबी जो है, हम यहाँ पे मान लो कि सब में वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए केबी का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। तो तीनों सोल्यूशन में केबी का वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आई इंटू एम के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोलालिटी नहीं है, हमारे पास वेक्टर फैक्टर भी नहीं है, हमें सबको निकालना है। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB by MB इंटू 1000 by WA, जहाँ पे B है हमारा सॉल्यूट और A है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या है, 1% NaOH। अच्छा, अभी इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये 1% NaOH का मतलब क्या है। यहाँ पे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ भी गिवन नहीं है क्या, नहीं है, ओनली 1% दे के वो छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे सिर्फ परसेंट दे के छोड़ रहा है, इसका मीनिंग होता है वो मास बाय मास को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, नहीं दिया है मतलब मास बाय मास सबके केस में होता है। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे वो मास बाय वॉल्यूम होता है, अगर मेंशन नहीं किया गया तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1% NaOH मतलब 1% W/W NaOH। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन, परसेंट है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम सॉल्यूट क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि सारे कंपाउंड में 1% है। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास तो सॉल्यूट का हम देखेंगे, चेक करेंगे किसका क्या है, इंटू 1000/WA। WA क्या होता है? WA मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो WB है सबके केस में वो रहेगा 1 ग्राम, ओके, क्योंकि सब में 1% दिया है। WA मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या रहेगा? सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्यूट 1 ग्राम, माइनस कर दो तो WA कितना बना? वो हुआ हमारा 99 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? अभी सबका मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी ऑफ 1% NaOH कितना निकलेगा? वो WB/MB 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करोगे 40 निकलेगा। ठीक है, इनटू 1000/WA है कितना? 99। ओके, नेक्स्ट मोलारिटी ऑफ 1% यूरिया। यूरिया NH2CONH2 कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास आएगा 60 इंटू 1000/WA सबके लिए सेम है 99। ओके, नेक्स्ट 1% Na2SO4 1 बाय कैलकुलेट करोगे आएगा 142 इंटू 1000/99। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1000/99 फैक्टर वो सब में कॉमन है, बाकी 1/40, 1/60, 1/142 वो चीज़ जो है वो डिफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? डेल्टा टीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? I इंटू एम। डेल्टा टीपी इज डिपेंडेंट ऑन I इंटू एम। तो अभी हम I इंटू एम का वैल्यू निकालेंगे। ओके, I इंटू एम फॉर 1% NaOH कितना होगा? M तो निकाल चुके हो। I कितना है? वेक्टर फैक्टर। NaOH जब सॉल्यूशन में जाएगा वो क्या देगा? Na+ OH माइनस। यहाँ पे हमें एज्यूम ये करना है कि जितना मॉलिक्यूल लिए हो सारा हमारा डिसोसिएशन में जा रहा है। ठीक है, तो NaOH जब रहा है Na+ OH माइनस, तो कितना पार्टिकल बन रहा है? 2 पार्टिकल। स्टार्टिंग में हम मान के चलेंगे कि हमने कितना पार्टिकल लिया था? 1 पार्टिकल। सो वेक्टर फैक्टर कितना निकलेगा? 2/1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो 2/1 और डायरेक्टली हम उसको लिखेंगे 2। ठीक है, 2 इंटू एम कितना है NaOH का? 1/40 इंटू 1000/99 दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया। ये वाले फैक्टर को और कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये सब में कॉमन है, तो हमें कंपेयर करने में इजी होगा। ठीक है, 1/20 इंटू 1000/99। नेक्स्ट I इंटू एम फॉर 1% यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो जब सोल्यूशन में जाएगा वो ना ही एसोसिएट करेगा ना ही डिसोसिएट होगा। ठीक है, वो एज सच ही रहेगा। तो यहाँ पे वेक्टर फैक्टर क्या हुआ? 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर गोइंग इनटू सोल्यूशन 1 बाय बिफोर भी 1। सो वेक्टर फैक्टर 1 इनटू मोलारिटी कितना है? 1/60
into 1000/99, that is equal to 1/60 into 1000/99. Okay, next 1% or I into M for 1% Na2SO4. Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो सोल्यूशन में जाएगा वो देगा 2Na प्लस SO4 -2. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बना 3, आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो 3/1. तो वेक्टर फैक्टर हमारा है 3 इंटू M का वैल्यू 1/142 इंटू 1000/99. तो 1000/99 सब में कॉमन है. 3/142 यहाँ पे 1/20 है, 1/60 है. अगर हम यहाँ पे 1 को न्यूमेरेटर में रखने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/47 आएगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/47 आएगा. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है. ठीक है, ये तो सब में कॉमन है. और पूछा है क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसके केस में ज़्यादा होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उसी सोल्यूशन का ज़्यादा होगा. ठीक है, तो डेल्टा टी भी I इंटू एम के ऊपर डिपेंड करता है किसका वैल्यू ज़्यादा है. 1/20, 1/60, 1/47 किसका ज़्यादा है? 1/20 जो है उसका ज़्यादा है. वो कौन है? वो है हमारा 1% NaOH. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, 1% NaOH. आया समझ में? चलो लिखो इसको. हो गया, मिटाते हैं. Next question. The relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram of ग्लूकोज ब्रैकेट में है P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया ब्रैकेट में P2 and 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज ब्रैकेट में P3 are dissolved in 250 ml of water each. Option A, P2 greater than P1 greater than P3. Option B, P1 greater than P2 greater than P3. Option C, P3 greater than P2 greater than P1. Option D, P2 greater than P3 greater than P. ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है कि हमने 250 ml ऑफ वाटर ले रखा है और उसमें 3 अलग अलग ले रखा है. एक में हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड किया जिससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलता है उसको डिनोट किया गया है P1 से. नेक्स्ट 250 ml ऑफ वाटर में हमने 10 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया है जिससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है उसको डिनोट किया गया है P2 से. नेक्स्ट 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज वही 250 ml ऑफ वाटर में ऐड किया गया है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है उसको हमने डिनोट किया है P3 से. तो वो
रिलेशनशिप पूछ रहा है, मतलब एक कंपैरेटिव वैल्यू पूछ रहा है कि P1, P2, P3 के बीच में किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, ये होता है ना। तो पाई इक्वल टू CRT होता है। जो CRT है, C क्या चीज है, C है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इन क्या, कॉन्सेंट्रेशन जो निकलता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे था नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, N/V/RT, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ओके, देखो यहाँ पे R जो है वो सबके केस में इक्वल है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि एक ही टेम्परेचर हमने ले रखा है 273 के, वॉल्यूम 250 ml वाटर का है जो तीनों में सेम है। तो डिफर क्या चीज करेगा, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, और नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे जो मास है वो भी सब में कॉमन है, सब में हमने 10 ग्राम ले रखा है। ठीक है, तो ये भी सेम हो गया। तो अभी के लिए जो पाई है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m, 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर जो है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबके मॉलिक्यूलर वेट को पुट करेंगे, फिर देखेंगे किसके केस में वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज। फॉर ग्लूकोज पाई प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब 1 मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कैलकुलेट करोगे वो आता है हमारा 180। So pi proportional to 1/180। नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट में क्या है हमारा यूरिया। पाई प्रोपोर्शनल टू यूरिया फॉर्मूला है NH2CO NH2, कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास आएगा 60। तो पाई प्रोपोर्शनल टू 1/60। नेक्स्ट क्या है, सुक्रोज। अच्छा, पाई क्यों लिखेंगे हम, ये तो इंडिविजुअल दे दिया है P1, P2 और ये है P3। ठीक है, सुक्रोज का कितना है, सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 342। ओके, तो ये हमारा वैल्यू है 1/m के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमारा वैल्यू है। अगर हम कंपेयर करेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, कंपेयर करो 1/60 है फर्स्ट नंबर में, नेक्स्ट में कौन आ रहा है 1/180, और ये नेक्स्ट में लास्ट में आ रहा है 1/342। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका है, यूरिया का, जो है P2। ओके, तो फर्स्ट में आएगा P2 ग्रेटर देन नंबर 2 पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का है P1 ग्रेटर देन नंबर 3 पे सुक्रोज जिसका है P3। सो P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन है चेक करो, यहाँ पे भी ऑप्शन ए पे ही, ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे निकल रहा है ये सब, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two solutions H1 and H2 containing 0.1 m NaCl aqueous and
0.05 m BaCl2 aqueous are separated by a semi-permeable membrane. Which among the following statement is oblique are correct? Assuming complete dissociation. ठीक है, ऑप्शन ए है S1 is hypertonic and S2 is hypotonic. Next, S2 is hypertonic and S1 is hypotonic. Next, osmosis will take place from S2 to S1. Osmosis will take place from S1 to S2. ठीक है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिया है। ओके, ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये सेपरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक है S1 एक है S2। ओके, S1 में क्या है, ये है हमारा 0.1 m NaCl और S2 में 0.05 m BaCl। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन हाइपरटोनिक है या और कौन हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो हमारा डिपेंड करता है। टोनिक मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेटेड है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा और दोनों जो है अलग कंपाउंड है, और वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो वो जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो नंबर ऑफ जो आयन है वो भी उनका अलग रहेगा। ओके, नेक्स्ट, और वो अलग रहेगा नंबर ऑफ आयन और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो भी अलग है। तो हमारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा वो क्या होगा, I इंटू M। M में जो है मोलारिटी और वो हमारा वेक्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तब जाके हमें मिलेगा। ओके, पहला क्या है हमारा NaCl फॉर NaCl। NaCl के लिए I कितना है, कितना आयन मिलेगा सोल्यूशन में, 2 आयन Na प्लस Cl माइनस I इज 2 इंटू M कितना है 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट, फॉर BaCl2 जब सोल्यूशन में जाएगा क्या आयन देगा, Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, 1 प्लस 2 Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, टोटल हो गया 1 प्लस 2 3। तो वेक्टर फैक्टर का वैल्यू है 3
इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है गिवन 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.15। तो ये है हमारा एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉलिड पार्टिकल्स है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कौन ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, 0.2 का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब NaCl जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा किसका, NaCl का। NaCl किसमें है, H1 साइड में है। सो H1 ज्यादा है तो H1 इज हाइपरटोनिक, H2 का कम हो गया तो वो हो गया हमारा हाइपोटोनिक। आया समझ में। नेक्स्ट है यहाँ पे और क्वेश्चन में इज ऑब्लिक आर, मतलब यहाँ पे वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर वन से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर मतलब हमको सारा ऑप्शन चेक करना है तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के ऊपर तो ये दोनों गया, सेकंड को चेक करने का कुछ मतलब है नहीं। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वो है ऑस्मोसिस के ऊपर। ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखिए हमें दोनों को सेपरेट कर रखा है, क्या है ना। और यहाँ पे देखो इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0.2, इसका आ रहा है 0.15। तो हमें ये देखना है कि वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन इट बोला है मतलब वाटर अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे वाटर कम है उस वहीं पे वो मूव करेगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं मतलब है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किसको बोला जाता है, जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में तो वहाँ पे ऑफकोर्स सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर इसके कंपैरेटिवली कम रहेगा। यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो इसके कंपैरेटिवली कम है तो वाटर इसके कंपैरेटिवली ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मान लो जैसे कहीं पे 5 ml है सॉल्यूट, 5 ग्राम है सॉल्यूट, कहीं पे 10 ग्राम है सॉल्यूट, ये है सपोज हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। ओके, तो भी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, 5 है, यहाँ पे होगा 95, 100 माइनस करोगे, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे होगा 90। तो देखो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है मतलब सॉल्वेंट कंपैरेटिवली यहाँ से कम होगा और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑपोजिट में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर और सॉल्वेंट जो भी है उसका अमाउंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर और सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट कम है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट, तो इसका मतलब वाटर कहाँ पे किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें सॉल्यूट कम है, किसमें 0.15। तो वाटर वहाँ से जहाँ पे वो कम है वहाँ मूव करेगा। ठीक है, सो वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, H2 साइड से H1 साइड को जाएगा। तो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम H2 टू H1। आया समझ में, ऑप्शन क्या है, ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम H2 टू H1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the ratio of the value of any colligative property for K4 Fe CN6 to that of Fe4 Fe CN6 whole 3 is nearly equal to ऑप्शन है 0.62 B 1.4 C 0.71 D 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो ठो हमारे पास है क्या सॉल्यूट है। पूछ रहा है कि अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे, कहीं पे सॉल्यूशन बनाएंगे, तो दोनों का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है वो नियरली इक्वल टू कितना आएगा। ओके, अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पार्टिकल मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है दैट इज द वेंटर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, पहला है K4 Fe CN6। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, उसके अंदर जो है वो पूरा एक आयन है। नेक्स्ट, बाहर कितना है, K4 मतलब 4 पोटेशियम आयन हमें मिलेगा, प्लस ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का एक आयन, टोटल हुआ 5। नेक्स्ट Fe4 Fe CN होल 6 3। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर 3 लिखा है, मतलब यहाँ पे हमें 3 आयन मिलेगा, और Fe के साथ 4 मतलब यहाँ पे 4 आयन मिलेगा। 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7। ओके, ये है इनका वेंटर फैक्टर का वैल्यू, आयन का वैल्यू। सो रेशियो ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्या है वो होगा दोनों का वेंटर फैक्टर का रेशियो, दैट इज 5/7। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0.71। ओके, तो ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है सी में 0.7। ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, सिर्फ वेंटर फैक्टर निकालो, उसका रेशियो निकालो। ठीक है, चलो लिख लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन, इसको मिटा लें, when mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, then option A, freezing point is raised, option B, freezing point is
लोअर freezing point does not change the freezing point may increase or decrease। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, मर्क्यूरिक आयोडाइड दिया है HgI, ठीक है, प्लस उसका रिएक्शन किसके साथ कहाँ पे हम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, उसमें हम मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड कर रहे हैं HgI2 प्लस Ai। तो ये दोनों जब सोल्यूशन में जाते हैं अपने बीच रिएक्शन करते हैं और वो फॉर्म करता है K2HgI4, एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों मिलके न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं सोल्यूशन में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा है। अच्छा, बैलेंस करना है, 2 KI करने से हो गया। ओके, अच्छा, तो ये तो पता चल रहा है कि फर्स्ट कितना था मॉलिक्यूल, 1 2, टोटल था 3, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। पता चल रहा है, अगर निकाल लेंगे वैंटो फैक्टर का वैल्यू तो भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, 1/3 होगा यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे ही देखेंगे तो भी पता चल रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो ये है क्या, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या चेंजेस होगा। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ये याद रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इससे क्या होगा, इससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन का पे चेक करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, ऐसे समझ में, चलो लिखो इसको, हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ हम और नया क्वेश्चंस करेंगे, वही क्या हमारा जेईई और नीट के ऊपर पेश करके। ठीक है, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।